सदियों पहले जो व्यापारी लोग होते थे वो एक काफी महत्वपूर्ण चीज का इस्तेमाल करते थे जब वो अपने कोई भी चीज को बेचना चाहते थे। वो थी मार्केटिंग। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, मैं मार्केटिंग के बारे में कह रहा हूँ। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हम लोग सदियों से यूज कर रहे हैं, चाहे आप ओल्डन टाइम्स की बात करें या फिर आप मॉडर्न टाइम्स की बात करें। मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जो हमारी मदद करता है हमारे पूरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए और उसकी रीच बढ़ाने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केटिंग का, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल की पूरी दुनिया इंटरनेट पे है और सब लोग इंटरनेट पे ही मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स। पर उससे पहले मैं दोस्त लोगों आपको बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप यहाँ पे जाके कोई भी कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 80 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे। और इन कोर्सेज में रजिस्टर करके आप एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं जो आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आप लोग चाहें तो वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और वहाँ पे इन फ्री कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों, भूलिएगा नहीं लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को और वो जो बेल आइकन है उसको दबाने के लिए। चलिए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करेंगे। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो मेरे स्क्रीन पे आप देखोगे एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी गई है। तो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि इट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और डिजिटल मीडिया, ओके, और इन सिंपल वर्ड्स द यूज ऑफ इंटरनेट टू मार्केट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर योर बिजनेस। ओके, सो दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज। ये डेफिनेशन ऐसे बता रहा है। मतलब इनका कहना यह है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कोई भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करते हैं या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइप के मार्केटिंग को हम लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ये बिल्कुल सही है अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो। बट डिजिटल मार्केटिंग कई सारी तरह की होती है और डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अगर मैं आपको बताना था कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है तो मैं यही बताऊंगा आपको कि अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास या तो कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है या तो कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो। अगर लोगों तक पहुंचाने के लिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का या किसी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो उसे हम लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसके लिए आपको दो ही आवश्यकता होती है। एक, आप आपके कस्टमर को समझे कि आपका कस्टमर कौन है, उसे क्या चाहिए, और दूसरा आप उनको ऑनलाइन कैसे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अगर डिजिटल मार्केटिंग को हमको बेहतर समझना है तो हमें कुछ 10 साल 15 साल पहले जाना पड़ेगा और उस विषय के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। तो गाइज अगर हम लोग 15 साल अब से पहले जाते हैं तो हमारी जो भी मार्केटिंग होती थी वो ट्रेडिशनल तरीकों से होती थी, जैसे कि पैम्पलेट्स बांटना या फिर होर्डिंग्स लगाना, जो कि आज भी होता है। बट अगर मैं आज की मार्केटिंग की बात करूँ तो वो थोड़ा अलग है, उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। बट अगर मैं 15 साल पहले की बात करूँ तो जैसे कि होर्डिंग्स लगाना, पैम्पलेट्स बांटना या फिर बेसिकली माउथ टू माउथ मार्केटिंग करना, ये एक ट्रेडिशनल तरीका था। और दूसरा मतलब आपके पास सेल्स एजेंट्स रहेंगे, सेल्स बॉयज रहेंगे जो बाहर जाएंगे या तो आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, मार्केट करेंगे। ये होती थी आपकी मार्केटिंग की तकनीक। उसके अलावा अगर आपको भी कोई चीज़ शॉपिंग करनी है तो आप लोग क्या करते थे, किसी भी आसपास के आप शॉप में चले जाओगे, उस शॉप कीपर से बोलोगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें वो आपको ला कर देता था। इस तरीके से हम लोग करते थे हमारी मतलब शॉपिंग करते थे और इस तरीके से वो लोग हमको रीच आउट करते थे कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये ऐसे ही बेहतरीन है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और हम लोग खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर आप अभी भी दिल्ली में जाओ, चांदनी चौक में अगर कभी आपने लहंगा या कोई ड्रेस खरीदने की कोशिश की है तो आप समझोगे, मतलब किसी भी शॉप वाले के पास जाओ, आप कहोगे, वो कहेगा आपको कि सबसे सस्ता हम ही देंगे आपको और ये एकदम ओरिजिनल कॉपी है और ऐसा आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। ये 3 लाइन्स आप हर दिल्ली के
मतलब जो चांदनी चौक है उसके अगर आप शॉप में जाओगे तो ये आपको सुनने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोई ये जो शॉप ओनर होता है वो अपने तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट करता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल तरीकों में ऐसा होता था, आज भी होता है काफ़ी सारे बिजनेसेस में, बट आजकल उसको डिजिटल मार्केटिंग का एक अलग ही तड़का लगाया है लोगों ने। अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जब मैं बात करूँगा तो मैं और जो हमने चांदनी चौक वाला एग्जाम्पल लिया उसको मैं और थोड़ा डिस्कस करूँगा, बट पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वही मतलब अगर पहले जाओ आप तो पैम्पलेट्स एंड ऑल छपते थे। मुझे याद है मेरे बचपन में काफ़ी बार ऐसा होता था कि हमारे दरवाजे पे या गेट्स पे लोग पैम्पलेट्स छोड़ जाते थे कि यहाँ ये नया होटल खुला है या फिर यहाँ पे ये नई सर्विस शुरू हुई है। तो उससे हम लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करते थे। बट अभी ज़माना काफ़ी बदल गया है। अगर हम करंट ज़माने की बात करें तो आजकल हम लोग जिस तरीके से डेटा हैंडल करते हैं वो काफ़ी बदल गया है, बराबर है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें कंज्यूम करनी है तो हम लोग आजकल मैगजीन्स पेपर्स ये कम पढ़ते हैं, हालांकि अपने मोबाइल फ़ोन्स ज़्यादा देखेंगे या फिर अपना लैपटॉप है, टीवी पे भी हम लोग चीज़ें स्ट्रीम करेंगे। तो हम लोगों का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का मीडियम बदल गया है। और ये मोस्टली इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप 2010 के आसपास जाए तो तब एंड्रॉयड फ़ोन्स का एक मतलब नया इम्पैक्ट आया इस दुनिया में, क्योंकि तब एंड्रॉयड फ़ोन्स शुरू हुए थे। तो हम लोगों के लिए व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजना ये सब करना काफ़ी नई चीज़ थी। उस समय फिर हमें ऐप्स मिलने लग गई, गूगल मैप्स अच्छे से चलने लग गए, तो हमें पता चलने लगा कि दुनिया में और भी जगह है, और भी इन्फॉर्मेशन है जो हम फ़ोन के थ्रू जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए, ऑनलाइन हम लोग खाना ऑर्डर करने लग गए, काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई और काफ़ी सारा डेटा जो है वो हमें ऑनलाइन मिलने लगा। और जब से ये डेटा ऑनलाइन मिलने लगा तो सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी। 2016 की बात है जब इंडिया में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ये था, मतलब लॉन्च था इंडियंस के लिए, क्योंकि जियो ने क्या किया, 6 महीने के लिए लोगों को फ्री इंटरनेट सर्विसेज दी। और अगर आप स्टैट्स देखोगे, फैक्ट्स देखोगे तो इंडिया से मिलियंस ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ये अमेजोन पे, ये सारी जगहों पे। इसके वजह से क्या होने लगा कि इंडिया में जो ऑनलाइन मार्केट है वो बढ़ने लगा, और उसी के वजह से इन लोगों को केटर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू चेंज होने लगी। और ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, जो डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम लोग करने लगे, उसे हम लोग कहते थे डिजिटल मार्केटिंग। अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग कैसे है, इसके लिए हम लोग डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में या तो आप माउथ टू माउथ करोगे, या पैम्पलेट्स छापोगे, या आप पब्लिकली लोगों को रीच आउट करोगे। तो पैम्पलेट्स की और इन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो पैम्पलेट्स के साथ ऐसे होता था कि मोस्टली हम लोग उसके ऊपर प्रिंटिंग एंड ऑल इन चीज़ों का खर्चा करेंगे, हम लोग लोगों पे खर्चा करेंगे जो माउथ टू माउथ आपके लिए मार्केटिंग करे, सेल्स करे, है ना। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आपकी रीच कम थी, क्योंकि आप एक लिमिटेड ऑडियंस को केटर करते थे। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप वाइडर ऑडियंस को रीच आउट करने लगे, और इसी के वजह से डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में आया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर लोगों ने बहुत सी चीज़ें शुरू करना चालू किया, जैसे कि आप कह लो कि आपको ऑनलाइन आप ऐप्स बना सकते हो, एड्स थ्रो कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी। जब हम लोग वाई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को शॉर्ट में बताना चाहूँ तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। आप सारे ऑनलाइन मीडिया यूज़ करते हो और उससे आप मार्केटिंग करते हो। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों हम लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें। अब इन्हीं सारे विषयों पे जिनके ऊपर मैंने चर्चा शुरू की है उसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अगेन इसके पहले हम लोग वापस जो 12 साल पहले की हम लोग बात कर रहे थे, समय की 10-15 साल पहले की, उसके ऊपर हम लोग वापस चर्चा करते हैं कि क्या बदला क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि 2016 में जियो का जो इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदली। अगर आप देखेंगे दुनिया में जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं, विराट कोहली टॉप 100 में जा चुके हैं। विराट कोहली के पहले कोई क्रिकेटर्स नहीं थे जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स में आते थे उस रेस में। विराट कोहली इसलिए उस रेस में आ पाए हैं क्योंकि उनके लिए भी 2016 का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो काफ़ी बदल गया है। 2016 के बाद में विराट कोहली ने काफ़ी पैसा कमाया, और अगर आप देखोगे तो 90% जो पैसा है वो एंडोर्समेंट्स के थ्रू कमाते हैं।
मतलब जो वो ऐड करते हैं उसके थ्रू। और आजकल डिजिटल रीच आउट इतना तगड़ा हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि इसलिए हम लोग ऐसे ब्रांड आइकन्स को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उनके थ्रू मार्केटिंग करा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है कि उसके थ्रू हमें अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो हम लोग पहुंचा सकते हैं। और उसीलिए डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में बहुत पॉपुलरली आजकल एस्टेब्लिश हो गई है। यही मैं अगर 15 साल पहले की बात करता, अगर मुझे कोई ड्रेस खरीदना होता तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता कि मेरे घर के पास या मेरे नुक्कड़ के पास जो सबसे अच्छी दुकान है मैं वहाँ चले जाऊँ, मैं जो मिले मुझे वो खरीद लूँ। तो होता ऐसे था कि अज्यूम कर लो कि रात को अगर मुझे 10 बजे कोई ड्रेस चाहिए अचानक, तो मैं जाऊँगा शॉप में, जो मिलेगा वो मैं उठा लूँगा। वो कहेगा कि ये बेस्ट है तो वो बेस्ट समझ के मैं खरीद भी लूँगा, क्योंकि तब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था, एक्सपोजर नहीं था। और अगर मुझे पता भी होता कि मेरे घर से कुछ में भी 100 किलोमीटर दूर एक शहर है जहाँ पे और अच्छा मुझे ड्रेस मिल सकता है, तो मुझे उतना ट्रैवल करना पड़ता, और वो सोच के कि इतना दूर जाना सही नहीं है, मैं जाऊँ भी ना वहाँ पे, है ना। मेरी रीच लिमिटेड थी, तो मुझे जो मिलता था, जिस प्राइस में मिलता था, मैं ले लेता था। बट आजकल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ बदल गई है ना। अगर मुझे कोई जूता लेना है तो मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ, 4 जूते देख सकता हूँ। वही अगर मैं शॉप में जाऊँ, मुझे अगर कोई बताता है कि ये 2,000 के जूते हैं, क्या पता मैं ऑनलाइन देखूँ मुझे 1600 में मिले, तो मैं सोचूं अरे ऑनलाइन तो सस्ता मिल रहा है, तो मुझे मेरे प्राइस का भी अंदाज़ा लग जाता है। तो गाइस, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो उसने दुनिया को इस तरीके से बदला है, और काफ़ी ज़्यादा बदला है ना। आजकल अगर आप बात करो तो काफ़ी सारी चीज़ें कन्वीनियंट भी हो गई है। एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग अगर खाना खाने के बारे में सोचे तो हम लोग हमारे आसपास के जो फेवरेट रेस्टोरेंट्स है वहाँ चले जाते थे। जो लोग बहुत ही शौकीन थे वो लोग दूर कहीं जाएंगे, वो रेस्टोरेंट्स देखेंगे और खाना मतलब मे बी एक्सप्लोर करेंगे। बट जो नॉर्मल लोग होते थे वो आसपास के ही खा के खुश हो जाते थे। बट आजकल जोमेटो आ गया है, स्विगी आ गया है, ये आप सब जानते होंगे कि ये फूड ऑर्डरिंग ऐप्स है। तो इसके ऊपर तो हम लोगों को पता चल जाता है अरे चाइनीज़ खाना है तो इस एरिया में यहाँ पे बेहतरीन या फिर बेटर चाइनीज़ मिलेगा, या फिर मुझे कहीं दूर जाना है तो उसके ऊपर मैं ढूंढ सकता हूँ। वहीं पे अगर मुझे कहीं होटल बुक करना है, कहीं घूमने जाना है, तो आजकल मैं मेरे फ़ोन के थ्रू सारे रिजर्वेशंस कर सकता हूँ। जब से मैंने फ़्लाइट्स में ट्रैवल शुरू करना चालू किया है, मुझे याद है कि मैं हमेशा से ऑनलाइन ही रिजर्वेशंस करता हूँ। बट यही अगर आप कुछ 8-9 साल पहले जाए तो हम लोग फिजिकली एयरपोर्ट जाकर या फिर उसके जो रिजर्वेशन सेंटर्स है वहाँ जाके रिजर्वेशंस करते थे। आजकल ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए सबसे बड़ा कारण है डिजिटल मीडिया और डिजिटल डेटा जनरेशन। और उसके वजह से बिजनेसेस भी समझ गए हैं कि अगर वो ऑनलाइन मार्केट करे अपनी चीज़ें तो वो सेल होने का ज़्यादा चांस है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, आपका मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। अब ऐसा नहीं कि आप आपके नुक्कड़ से लिमिटेड हो, आपके पोल से लिमिटेड हो, आपके एरिया से लिमिटेड हो। अभी आप पूरे वर्ल्ड को रीच आउट कर सकते हो, पूरे सिटी को, पूरे कंट्री को रीच आउट कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बराबर है। क्योंकि आप अगर डिजिटल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको राइट सोर्सेस यूज़ करके आप बहुत दूर तक अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हो। एक हो गया आपका रीच का बात। दूसरा, अगर आप डिजिटली ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको फिजिकली लोकेट होने की ज़रूरत नहीं होती। अज्यूम कर लीजिए कि आप बहुत ही बेहतरीन जूते बनाते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको एक जूतों की बहुत बड़ी शॉप खोलनी होगी या कुछ करना होगा। आप आपके डिज़ाइंस ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे डाल दीजिए, और आपके सारे जो जूते हैं वो चाहे तो आप आपके किसी स्टोर रूम में घर के अंदर जो है उसमें ही स्टोर करके रखें, लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दें। आपके मार्केट के थ्रू आप जल्दी स्प्रेड कर सकते हो, और आप चाहो तो दूसरे दूसरे सिटीज़ में भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करा सकते हो। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हो आप लोगों को रीच करने के लिए। तो गाइज, जब भी आप लोगों को डिजिटल मीडिया के थ्रू रीच करने की कोशिश करते हो तो उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ही कहेंगे, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लस पॉइंट हो गया कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि हार्ड नेसेसिटीज़ में जो आप अदरवाइज इन्वेस्ट करते थे, शॉप्स एंड ऑल, वो आपका कम हो गया है। और जस्ट बिकॉज आप किसी सेलर के थ्रू इसको नहीं बेच रहे हो, खुद बेच रहे हो, तो जो बीच में वाला जो कमीशन होता है वो मार्जिन आप कम कर रहे हो। इसलिए तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ें आप खरीदते हो वो शॉप से ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि इसमें जो ये रिटेलर मार्जिन जो रहती है वो सारी हट जाती है। आप डायरेक्ट किसी स्पेयर शॉप से प्रोडक्ट उठा के आप डिलीवर कर सकते हो लोगों को, और उसकी वजह से आपको सस्ता भी पड़ता है। तो एज अ सेलर भी आपको सस्ता पड़ रहा है, एज अ बायर भी आपको सस्ता पड़ रहा है। और ये सारे रीजंस की वजह से गाइस डिजिटल मार्केटिंग है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है।
और अगर हम लोग कोरोना की बात कर ले, कोविड-19 की बात कर ले, जिसकी वजह से हम सब लोग इस साल परेशान हैं। अब ये वीडियो 2020 में रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप आगे भी देखें, बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2020 हम लोग जानते हैं कोरोना से हम लोग इन्फेक्टेड है, नॉट इन्फेक्टेड बट अफेक्टेड है वेरी बैडली। और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आजकल हम लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना। अगर आपको आजकल डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है तो वो आपको वीडियो कंसल्टिंग दे रहे हैं। अगर आपको काम करना है आप लोग घर से काम कर सकते हो। कुछ ऑर्डर करना है, सारे लोग आपको चीज़ें घर पे डिलीवर कर रहे हैं। और मतलब कोरोना की वजह से एक्चुअली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनकी चांदी हो रही है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो डिजिटल बिजनेसेस है वो अभी भी काफ़ी तगड़े चल रहे हैं। हालांकि बहुत से बाकी जो फिजिकल बिजनेसेस है वो बंद हो गए हैं। और उसके पीछे यही रीज़न है कि डिजिटल बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए आपको हार्ड एंड ग्राउंड्स नहीं लगते हैं। आप ये डिजिटल मीडिया, वर्चुअल मीडिया के थ्रू भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये रीज़न है गाइस कि क्यों डिजिटल मीडिया हम लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और पॉइंटर्स देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस कोर्स में। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं कि वो कैसे की जाती है, तो गाइस इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। जैसे ही आप लोग बिजनेस के बारे में बात करते हो, मतलब आपके सामने काफ़ी सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, है ना। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, जैसे कि कोई आइडिया बेच सकते हो, कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने हैं। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको समझने होंगे, जो किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट मैं इसको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एलॉबरेट करूँगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, क्यों। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, क्यों। आपको और एक उदाहरण मैं देता हूँ। अज्यूम कर लीजिए कि आप हेल्थ काउंसलर हो, मतलब आप बेसिकली लोगों को ये बता दो कि वज़न कैसे कम करना है। तो आप सोचते हो कि मेरे को करना है डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका पहला सवाल रहेगा क्यों। क्योंकि मैं लोगों को हेल्थ काउंसलिंग देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को रीच आउट करूँ और उनके जो मसले हैं हेल्थ से रिलेटेड वो सॉल्व करूँ, है ना। तो क्यों ये तो डिफाइन हो गया। अब किसके लिए, दूसरा सवाल। अगर इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं स्टिक करता हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो ऐसी ऑडियंस है जिनको वजन कम करने की ज़रूरत है। उनका चाहे तो मैं कुछ एज ग्रुप डिफाइन कर सकता हूँ, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, बराबर है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अज्यूम कर लीजिए कि मेरा टारगेटेड ऑडियंस है जो कि है 25 to 50 के एज में, क्योंकि उस एज में शायद वो, मैं उनको कुछ प्रॉपर वर्कआउट्स बताऊँ तो वो कर सकते हैं, फिजिकली उनकी बॉडी उतनी ग्रोन है। अगर मैं 50 ईयर्स प्लस के लोगों को बोलूँ कि वर्कआउट करो या डाइट करो तो शायद वो ना कर पाए, है ना। तो इसलिए मैं एक एज ब्रैकेट, एक डेमोग्राफी जो है वो मैं डिफाइन करना चाहूँगा, जैसे कि कौन है मेरी ऑडियंस। ऐसा हो सकता है कि कोई मेरी स्पेसिफिक एरिया में भी मेरी ऑडियंस हो, बराबर है। अज्यूम कर लीजिए कि मैं एक लोकल डाइटिशियन हूँ और मैं चाहता हूँ, अभी अज्यूम कर लीजिए कि ये सेशन जो है मैं महाराष्ट्र से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में एक्स नाम का सिटी है जहाँ से मैं ये सेशन ले रहा हूँ। तो अज्यूम कर लीजिए कि यहीं पे मेरा एक डाइटिशियन का मैं शॉप ओपन करना चाह रहा हूँ, या फिर नॉट शॉप, मेरा ये कंसल्टिंग में ओपन करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहेगी कि मैं डिफाइन करूँ कि मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। तो अज्यूम कर लीजिए कि मैं सिर्फ इसी एक्स सिटी के ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे मेरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे इतने लोग हैं यहाँ पे, इतना इनका रिक्वायरमेंट है, इतने मेरे कॉम्पिटिटर्स है। तो ये सारा एनालिसिस मेरे खूब, ये सवाल से मुझे इसके जवाब मिल सकते हैं कि मेरे कंपटीटर्स कितने हैं, मार्केट कितना यहाँ कैप्चर हुआ है, इन लोगों को मैं रीच आउट कैसे करूँ। अगर इसका मुझे एग्जांपल देना है तो हम लोग अगर बैंगलोर, पुणे, मुंबई, इन सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ग्रोफर्स हो गया, आपका जो ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स है, नेटमेट्स है, ये सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ऐप्स एंड ऑल ये सब इस्तेमाल करने में सक्षम है। अगर मैं किसी छोटी जगह जाता हूँ, जैसे कि औरंगाबाद हो गया, जालना हो गया, जो कि महाराष्ट्र की सिटीज़ है, अब यहाँ पे शायद हर कोई ऐप इस्तेमाल करना ना जाने, तो इंस्टेड उनको ऐसे ऐप में ऐसे कोई ऑप्शंस दो कि आप ये दवाई सेलेक्ट करो, ऐसे पेमेंट करो। मैं ऐसी ऐप बना सकता हूँ जिसमें मैं कहूँ कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनाओ, फोटो भेज दो, हम लोग आपको डिलीवर कर देंगे।
तो गाइज जब आप डेमोग्राफिक और आपकी ऑडियंस आप समझते हो तो आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है, कैसे आप इन लोगों को रीच आउट करोगे। इसके लिए बहुत ही आसान दूसरा उदाहरण है। अज्यूम कर लीजिए कि मैं जालना या औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र के सिटीज़ है, इसमें मेरा जो ये डाइटिशियन का चीज़ है ये मैं कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं मुंबई में कर रहा होता तो मैं अगर एक ऐप बनाता और इन लोगों को नोटिफिकेशंस भेज देता कि हर दूसरे दिन इनको ये नोटिफिकेशन जानी, तो बहुत से लोग पढ़ लेंगे। बट अगर औरंगाबाद जालना इस जगह जहाँ पे मोबाइल फ़ोन उतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, मैं अगर वैसी ऐप बनाऊँ, लोगों को बोलो इंस्टॉल करो, कितने लोग उसमें नोटिफिकेशंस देखेंगे? शायद सब नहीं देखेंगे। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको ये फैक्टर्स समझने बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट सवाल है हुम, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तीसरा, अब इसका जवाब मिल गया, फिर आपको सोचना है कि मैं इस ऑडियंस को कैसे रीच आउट करूँ, कौन से प्लेटफॉर्म्स रीच आउट करूँ। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ ही ऐप्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि शायद कई के लोग व्हाट्सएप यूज़ करना पसंद करते हो, तो उनको आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेजेस भेजो, उनके प्राइवेसी के अगेंस्ट जाके नहीं, बट उनको अगर आप जो आपके मेलर्स है वहाँ ड्रॉप करो, तो शायद आप उनको ज़्यादा अच्छे से रीच आउट कर सकते हो। तो एक बार आपको आपकी ऑडियंस समझ में आ गई तो आप डिसाइड कर सकते हो कि उनको कैसे रीच आउट करना है। अब प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी सारे हैं और तरीके भी काफ़ी सारे हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपको इन 3 चीज़ों के सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप, किसके लिए करना चाह रहे हो, और फिर तीसरा सवाल है कि आप कैसे कैसे वो कर सकते हो। तो गाइस जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ यूज़ केसेस। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंटर्स के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, है ना, मैंने मेरे मन से कुछ एग्जांपल्स दे दिए। तो ये एक यूज़ केस है जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये इन जनरल टर्म्स मार्केटिंग से रिलेटेड है और मुझे आपके सामने पुट फोर्थ करने की इच्छा हुई। तो गाइस ये सेशन हिंदी में, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो ये सेशन देख रहे हैं वो इंडियन ऑडियंस है या फिर हिंदी बोलने वाली ऑडियंस है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी बोलते हो तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो उस शख्स को आप जानते हो। वो है शाहरुख खान, और ये जो इमेज आपने देखी है ये रावण, ये एक मूवी लॉन्च हुई थी उसकी इमेज है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बकवास मूवी जो कतई फ्लॉप हो गई थी हद से एकदम तुरंत रिलीज होते से, उसके बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो गाइज जिन लोगों को ये मूवी पसंद आई, नो ऑफेंस टू यू पीपल, बट मैं खुद ये मूवी को बहुत एक्साइटेड होके गया था, बट जब देखा तो पता चला कि ये मूवी उतना अच्छा है नहीं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो था। बट गाइज ये इसीलिए ये मैंने ये इमेज यहाँ डाली है ये बताने के लिए कि ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी तो इसका रफ बजट था कुछ 50 to 60 करोड़, इतने में ये मूवी बनी थी। और उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा था ये, बट जब ये रिलीज़ हुई थी तब इस मूवी रिलीज़ होने से पहले इसके ट्रेलर्स इतने स्मार्टली रिलीज़ किए गए थे कि पहले तो सिर्फ मूवी का नाम आया और फिर कुछ 10-10 सेकेंड्स के 2-2 क्लिप्स रिलीज़ किए उन्होंने। उसके बाद में और एक, मतलब जो आजकल हम लोग टीज़र कहते हैं, उस टाइम पे थोड़ा अनकॉमन था। फिर धीरे धीरे उसकी ऐड आनी शुरू हुई। मूवी रिलीज होता उसके पहले उसके मर्चेंडाइज बिकना शुरू हो गया था, उसके गेम्स बिकना शुरू हो गया था, और शाहरुख खान ने इस मूवी में जितना पॉसिबल मार्केटिंग हो सके उतना किया था। अगर आप बात करें मतलब कैमियोज की, तो मूवी में काफ़ी सारे पॉपुलर लोगों के कैमियोज थे, उनकी ऐड की गई थी। तो गाइज बाय द टाइम ये मूवी रिलीज होता और ये मूवीज हो के फ्लॉप हो जाता, जो कि 2-3 दिनों में ही लोगों को समझ में आ गया कि ये मूवी काफ़ी ख़राब था, बट बाय द टाइम लोग समझ पाते इस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए थे। और बाय द टाइम ये मूवी क्लोज होता, कुछ 125 से 150 करोड़ ये मूवी ऑलरेडी कमा चुका था। तो ये होता है गाइस मार्केटिंग का पावर। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से मार्केट कर सको तो आप बेसिकली आपका जो मार्केट है बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। और आजकल वो करने के लिए आपके लिए डिजिटल मीडिया है, और इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल हुआ था। काफ़ी सारे लोगों को ऑनलाइन या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू रीच करने में काफ़ी आसानी हुई थी इन लोगों को, और इसीलिए ये लोग इतना लार्ज स्केल पे इसका मार्केटिंग कर पाए थे।
दूसरा एग्जाम्पल है टॉम्स। अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये कंसेप्चुअल मार्केटिंग का एग्जाम है। टॉम्स एक ऐसी कंपनी है जो शूज़ बेचती है। आजकल मैंने शूज़ के बहुत ही उदाहरण दे दिए आज मैंने, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, बट ये आखिरी है। तो अगर शूज़ की बात करें हम लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, शूज़ बेचते हैं और इनका फंडा ये है कि अगर आप एक जूता खरीदोगे तो वो एक आपकी तरफ से डोनेट करेंगे किसी और को। एक सोशल कॉज का अपील है यहाँ पे कि बाय वन विल डोनेट वन फॉर योर बाय। ओके, मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपके नाम का वो किसी ऑर्फन को डोनेट करेंगे, ऐसा उनका ऑर्फन ने किसी को मतलब ज़रूरत वाले लोगों को डोनेट करेंगे। तो उसके वजह से टॉम्स शुरुआत में तो काफ़ी लॉस में थी, बट इस कंसेप्ट की वजह से वो लोग बहुत से लोगों को रीच आउट कर पाए और एक सोशल अपील उन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की और उसमें वो सक्सीड भी किए। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई आइडिया है जिससे आप मार्केटिंग सही तरीके से कर सको, तो यू शुड ऑलवेज गो अहेड और एक सही रास्ते में अगर उसको करो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने काफ़ी सारे विषयों पे चर्चा कर ली कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या कमी थी, फिर हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हमने बात की क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कुछ यूज़ केसेस देखे। फिर आ गया आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना मार्केटिंग करने के लिए, उसे कहा जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे, आपको कुछ एक दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूंगा मैं, बट थोड़ा इंतज़ार कीजिए। फिर आ गया आपका SEO SEM। तो बेसिकली ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो गाइज इसमें बेसिकली आप आपके कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो जिससे आप बहुत लोगों को रीच कर सको, ये चीज़ इसमें कवर होती है। तो देखेंगे उसे आगे बढ़ के। नेक्स्ट आ गया आपका ऑटोमेटेड मार्केटिंग। इसमें बहुत सी जो मैनुअल चीज़ें जो आप नहीं करना चाह रहे हो उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो। फिर आ गया आपका एफिलिएट मार्केटिंग। ये स्लाइड अच्छा नहीं है, ये गलत जगह गिर गया तो आपको दिख नहीं रहा होगा। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है ये, जिससे आप दूसरों को कहते हो कि मेरे लिए मार्केटिंग करें, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरा नहीं, बहुत सारे देख लिए हमने ऑलरेडी। पब्लिक रिलेशंस एक है जो इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांड मार्केटिंग, और आजकल ये भी ऑनलाइन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। पेपर क्लिक और एक होता है जो कि आपके SCM के अंडर आता है, इसके बारे में भी हम लोग आराम से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर मैं कंटेंट मार्केटिंग की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया था कंटेंट इज द किंग, ऐसा कहा जाता है, और वो कतई गलत नहीं है, वो 100% सच है। पर अगर आप कंटेंट मार्केटिंग की बात करें तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका ऑलरेडी। जैसे कि कंटेंट इज द किंग, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो या तो रिटर्न रहेगा या वीडियोस के फॉर्म में रहेगा या ऑडियो भी हो सकता है ना। अगर वीडियोस की बात करें तो यूट्यूब एक एग्जांपल है। तो गाइस कंटेंट मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ हैंड टू हैंड जाता है। तो गाइस जो सारे डिजिटल मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट हम लोग जब किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम उसको उसका रूप दे देते हैं, है ना। जब मैं कंटेंट मार्केटिंग कहूँगा तो मेरा स्पेसिफिक ध्यान रहेगा कि कंटेंट बनाए कैसे और कैसे उसको मैं अलग अलग मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू रीच आउट कर सकूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है कि मैं कैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके लोगों को रीच करूँ, है ना। वैसे ही ये सारी चीज़ें जो है जिसके लिए मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ वो सब के सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो इनमें अंतर काफ़ी कम है, बट है, अंतर है, तो उन्हें मिक्स ना करें। बट उनको एक बात याद रखिए कि इन सब चीज़ों को जब आप मिलाते हो तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो चलिए वो समझते हैं। पहले तो हम लोग मतलब जैसे मैं बता रहा था कि यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाते हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो ऐड करोगे तो वो हो गई आपकी वीडियो मार्केटिंग इन अ वे, है ना। जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल देना हो तो हर कोई बुक पढ़ना पसंद नहीं करता है। मैं अगर मूवी बनाऊँ तो शायद आप देख लो, जेके रावलिन का एग्जाम्पल ले लो। कितने लोग जेके रावलिन को जानते थे हैरी पॉटर मूवी रिलीज होने के पहले? बहुत लोग जानते होंगे, बुक काफ़ी पॉपुलर थी, बट जब मूवी बनी, पहली मूवी दूसरी मूवी बनी, वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट राइटर बन गई थी तब। तो उनका रीच कितना बढ़ा, क्यों? क्योंकि लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जो उन्होंने किताब में लिखा था, जब पहली बार वो एनिमेटेड फॉर्म में लोगों ने देखा और लोग एकदम चकाचौंध हो गए कि अरे ऐसी भी दुनिया हो सकती है। तो बेसिकली एक वीडियो जो होता है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है
काफ़ी अच्छे से लोगों तक प्रेजेंट कर सकता है, कभी कभी काफ़ी शॉर्ट में भी प्रेजेंट कर सकता है। मतलब जो बुक आपको पढ़ने में एक आध हफ्ता लग जाएगा वो आप 2 घंटे 3 घंटे में देख सकते हो। तो ये बेसिकली आपका वीडियो ही आपका काम करता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में आपको दे सकता है। सेम होता है आपका ऑडियो भी, जैसे कि लोग पॉडकास्ट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली जब आप पॉडकास्ट करते हो, रिटर्न कंटेंट बनाते हो, वीडियोस बनाते हो और उसको मार्केट करते हो लोगों को रीच करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो होता है आपका डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग। अब ये बहुत आसान है, कुछ भी हो सकता है। आपने किसी फॉर्मूले का गाना गा दिया तो लोगों को शायद वो लर्न करने में आसान हो। मेरे 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के टीचर वो करते थे, फॉर्मूले को गानों के फॉर्म में बताते थे हमको, तो वो रिमेंबर करने में आसान हो जाता था। तो बेसिकली वो हो सकता है ना। या फिर आपका कोई एक ट्वीट हो सकता है जिससे आप, जैसे कि कोई ब्रांड किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे एक ट्वीट के थ्रू, और वो भी बहुत लोगों को रीच आउट हो। इसके बारे में हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में बात करेंगे। बट कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे अच्छी ज़रूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो गाइज, जैसे कि आप कहते हो कि आप कोई चीज़ को मार्केट कर रहे हो, अगर आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो ही वो प्रोडक्ट को आपको मार्केट करने में आसानी होगी। अच्छे कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, सही चीज़ें लिख सकते हो, सही मात्रा में लिख सकते हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कितना लिखना है, कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है। अगर मुझे कोई एक मैसेज देना है तो शायद 4 मिनट की वीडियो काफ़ी हो। कोई चीज़ में बहुत डिटेल में समझानी है तो शायद 40 मिनट की वीडियो सही हो। हमारे सेशंस की बात कर लेते हैं। अब ये कोर्स है, तो अगर आप कोर्स की बात करो तो अगर कोई कोर्स 2 से 2.5 घंटे का हो तो शायद वो लोगों को ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे से समझे। अगर उनको सिर्फ डेफिनेशन समझनी तो मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो काफ़ी है उनके लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या चाह रही है और अकॉर्डिंगली आपको उसका कंटेंट बनाते आना चाहिए। तो गाइज, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में। अब कंटेंट मार्केटिंग को लोगों के पास पहुंचाने के लिए काफ़ी अलग तरीके हैं। हम लोग जब आगे जाएंगे और हम लोग SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट और कैसे मार्केट किया जाता है। पर मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक कंटेंट मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो आगे बढ़ते देखते हैं कि SEO, SEM क्या होता है। ठीक है। तो गाइज, अगर SEO, SEM की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEM स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। दोनों के बीच में का अंतर मैं आपको बताता हूँ। बट अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ, SEO की, डिजिटल मार्केटिंग की, तो बेसिकली आप ये क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हो कि आप आपके कंटेंट को कैसे रैंक कराओगे। दूसरा, आप ऑन पेज SEO करना चाह रहे हो, ऑफ पेज SEO करना चाह रहे हो, या टेक्निकल SEO करना चाह रहे हो। थर्ड टाइप भी होता है टेक्निकल SEO, वो करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। और फिर तीसरा सवाल ये है कि आपने उसके लिए पैसे देने नहीं देने, वो आपका हो गया SEM। ठीक है। तो गाइस, बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि SEO होता क्या है, SEM होता क्या है। तो अगर मैं SEO की बात करूं तो SEO जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब गाइज, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। अज्यूम कर लीजिए आपने या तो आर्टिकल बनाया या फिर कोई वीडियो बनाया। तो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो वीडियो है, वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे। अज्यूम कर लीजिए आपने बहुत तोड़ कंटेंट बनाया, ठीक है, अरे बट कोई उसको देख ही नहीं रहा है ना। या दूसरा एग्जांपल आपको दे दूं, आप अज्यूम कर लो कि आप बहुत ही बढ़िया डाइटिशियन हो कि आपके पास कोई एक हफ्ता भी आ जाए तो आप उनका तुरंत 5-6 किलो वजन कम कर दो बहुत ही नेचुरल तरीके से। पर अज्यूम कर लीजिए कि आपके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो लोग आपके पास आएंगे कैसे। आपको लोगों को रीच आउट करना होगा। वो आपका SEO आपको आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करने देता है। जब मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहता हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मेरा जो कंटेंट है मैं उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा, ऐसे लिखूंगा या ऐसे वीडियो में बनाऊंगा कि वो मेरे सर्च रिजल्ट्स में थोड़ा ऊपर आए। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ हमारे गूगल की, अब मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो वो गूगल में अगर लोगों को नज़र ही नहीं आया तो वो कभी उसको पढ़ेंगे ही नहीं, बराबर है। अरे उनको मिलेगा ही नहीं तो वो पढ़ेंगे क्या। तो जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे उसे ऐसे ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे उसमें कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, टाइटल्स डालने हैं कि लोग उसे जल्दी ढूंढ पाए, या फिर गूगल जो है, गूगल देवता उनको जल्दी लोगों के पास पहुंचा सके। तो जब गूगल ऐसे कर पाता है तो मान लीजिए कि आपका SEO सफल है। तो ये सारी प्रैक्टिस जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा कंटेंट ज़्यादा और रीचेबल हो, फाइंडेबल हो। फाइंडेबल, आई डोंट नो वेदर इट्स अ वर्ड,
आइडेंटिफाएबल हो, मतलब जल्दी मिल जाए लोगों को, सर्चेबल हो, तो उस कंटेंट को मैं कहूँगा कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज है। तो बेसिकली जो प्रैक्टिसेस आपके कंटेंट को सर्च इंजन में जल्दी ढूंढने में मदद करती है या फिर लोगों को पहुंचाने में मदद करती है, उसको हम लोग कहते हैं एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं गाइस, एक होता है आपका ऑफ पेज, एक होता है ऑन पेज। तो ऑन पेज मतलब आप जब आर्टिकल लिखते हो तो उसमें आप कैसे कैसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, कैसे उसको टाइटल्स दे रहे हो, डिस्क्रिप्शंस दे रहे हो, कैसी इमेजेस ऐड कर रहे हो, कैसे वीडियोस ऐड कर रहे हो, उससे डिसाइड होता है कि आपका वीडियो रैंक करेगा नहीं करेगा, या फिर आपका आर्टिकल रैंक करेगा नहीं करेगा। तो जब मैं ये आर्टिकल के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ तो कैसे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ वहीं पे कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा ऑन पेज एसईओ, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ उसके साथ मैं कैसे स्ट्रेटेजिकली उसको लिख रहा हूँ कि वो जल्दी रैंक कर जाए, उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। फिर दूसरा आता है ऑफ पेज एसईओ। अब बेसिकली आप लोग कैसा कंटेंट देखोगे, अज्यूम कर लीजिए आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो और उस आर्टिकल में आपको लिंक्स मिल रही है, या फिर आपको बेसिकली आपको दिख रहा है कि अरे ये आर्टिकल किसी विकीपीडिया के डॉक्यूमेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि विकीपीडिया पे तो हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चलो चलते हैं। या फिर अज्यूम कर लीजिए कोई ऐसा पॉपुलर चैनल है जिसको मैं लिंक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि अरे यार इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। तो गाइस बेसिकली क्या हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं लिंकिंग। तो आपका कंटेंट जो है ना, जो सही तरीके से लिंक होना चाहिए, तो इसे कहते हैं ऑफ पेज मार्केटिंग। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली मेरा पेज ऐसा किसी पेज पे लिंक होगा कि जहां से वो ट्रैफिक मेरे यहाँ पे आ रही है, तो ये आपकी ऑफ पेज मार्केटिंग होती है गाइस। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो आपका हो गया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और तीसरा होता है आपका टेक्निकल एसईओ। तो इसमें बेसिकली जब आप कोई भी कंटेंट लिखते हो गाइस, वर्डप्रेस पे डालते हो, तो उसमें बैकएंड नाम की एक चीज होती है जहाँ पे आप लोग बहुत सी चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि कहीं पे क्लिक थ्रू बटन्स देना कि लोगों को क्लिक करने के लिए वो इंस्पायर करे या मोटिवेट करे या फिर टेम्प्ट करे, रादर, है ना, मार्केटिंग के लिए टेम्प्ट ये बेटर वर्ड होता है, तो टेम्प्ट करे। तो ये CTRs हो गए। तो ऐसे जो भी चीज़ें आप बैकएंड में करते हो वो आपकी टेक्निकल एसईओ के बीच में आती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे टेक्निकल चीज़ें भी कर सकते हैं काफ़ी सारी, जिससे हम लोग लोगों को रीच आउट कर सके। अब ये हो गया आपका एसईओ। अब दूसरी बारी आती है SEM। गाइज अज्यूम कर लीजिए आपके दो वजह है कि आपको SEM के लिए आप ऑप्ट करोगे। एक, आपके पास कंटेंट है बट आपके पास समय कम है, आपको जल्दी लोगों को रीच करना है, तो आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस ना हो जो आप इम्प्लीमेंट करना आपको पता नहीं है या फिर आप नहीं कर पा रहे, है ना। दूसरा हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि आपने सब कुछ सही किया, SEO एंड ऑल सब कुछ एकदम परफेक्टली किया, बट इस केस में ऐसा प्रॉब्लम आया कि आप आपके ऑडियंस को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट इतनी कंपटीशन है वहाँ पे कि कोई मेरे पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। अज्यूम कर लीजिए कि आप डाइटिशियन हो, जो एग्जांपल हम कब से लेकर चल रहे हैं, आपके घर के आसपास 7-8 और डाइटिशियंस हैं जिन्होंने आसपास अपने सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं। अब कोई भी चल के आए तो पहले उनको उनका बोर्ड नजर आएगा, तो शायद वो वही चले जाए, आपके पास आए ही ना अंदर। तो इस केस में आप क्या करोगे? अगर आपका बोर्ड जो है आप रोड पे लगा दो, मेन रोड पे बड़ा सा एरो निकाल दो, तो और आप कुछ अच्छा वहां पे लिख दो, तो शायद लोग बीच में के जो 2-3 डाइटिशियन है उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली आपका जो रीच है वो बढ़ा रहे हो। तो ऑनलाइन क्या किया जाता है गाइज, अगर आपका आर्टिकल या फिर कोई भी आपकी एंटिटी, अभी के लिए आर्टिकल अज्यूम कर लेते हैं हम, उसकी बात कर रहे तो अगर आपका आर्टिकल रीचेबल नहीं है लोगों को, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके ऊपर एड थ्रो कर सकते हैं कि जब भी कोई, अज्यूम कर लीजिए कि मेरा आर्टिकल है एसईओ कैसे करते हैं, तो मुझे पता है कि शायद इस कीवर्ड को हजारों लोग ढूंढ रहे हैं रोज, तो इस कीवर्ड पे मैं क्यों ना मेरे आर्टिकल की मार्केटिंग कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल को या फिर ऐसे सर्च इंजिन को पैसा देता हूँ, उनको कहता हूँ कि मतलब उसका रेट रहता है कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर इतनी देर के लिए वीडियो रैंक करोगे तो इतना आप पैसा दोगे हमें। तो आप कह सकते हो कि इतना इतना पैसा दे दो, इसको मार्केट करो। तो जब भी कोई देखे कि एसईओ कैसे करते हैं, भले ही उसके ऊपर कितने अच्छे आर्टिकल हो, आपका एड जो है वो पहले आएगा। हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। और गाइज हम लोग इसके लिए पेमेंट कैसे करते हैं, पेपर क्लिक से। मतलब कोई भी यूजर अगर मेरे ऐड पे क्लिक करता है तो पर क्लिक इतना उसको, मतलब इतना मैं मेरे एडवर्टाइजर को पे करूंगा
क्योंकि वो मेरे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है। तो गाइज ऐसे आपका एसईओ वर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इन चीज़ों को हम लोग बाद में प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तीसरा फॉर्म है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो गाइज मैंने बताया कि ये सारे जो है वो इंटरनेट है। अब मेरे पास अच्छा कंटेंट है, मैं एसईओ कर पा रहा हूँ, फिर भी नहीं चल रहा है। अज्यूम कर लीजिए मेरे को बाकी मीडियम यूज़ करने हैं मार्केटिंग के लिए, तो उसमें एक मीडियम होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग को और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो उसमें जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर इंस्टाग्राम। गाइज ये स्लाइड गलत है, इसको आप सीरियसली ना लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, है ना, ये काफ़ी सारी आपके पास ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसको आप इस्तेमाल करके मार्केटिंग कर सकते हो। गाइज अब मार्केटिंग के जो तरीके होते हैं ना, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। और आजकल हर चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं हम लोग, जो ब्रांड बिल्डिंग की जाती है गाइज, बहुत बार ऐसे होता है कि वो नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है। किसी एक फेमस इंसान ने कहा था कि मार्केटिंग चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो हमेशा अच्छी होती है। अगर आपको उदाहरण दूँ इसका मैं, तो आलिया भट्ट के ऊपर बहुत मीम्स बने थे एक ज़माने में कि उनका नॉलेज बहुत ख़राब है, नॉलेज बहुत ख़राब है। हर जगह पे वही ट्रेंड करता था कि उनको कोई सवाल पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं आ रहा है। बट एक तरीके से उनकी मार्केटिंग हो गई, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो, बट आधा इंडिया जान गया था कि आलिया भट्ट है कौन, है ना। वैसे अगर हम लोग आजकल देखें तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो कुछ इनएप्रोप्रिएट बोल देते हैं, बट वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको जानने लग जाते हैं। तो वैसे एक कोई तो एक सीरीज़ थी, उसके ऊपर कोई तो एक राशि करके एक गाना बना था बीच में। सो किसी बंदे ने एक रैप किया था एक सीरियल के एक छोटे से क्लिप को, और जब वो रैपिंग की, उसने रैप नहीं किया था, उसने वो कुछ तो मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ तो किया था, मुझे उतने वो म्यूज़िकल टर्म्स नहीं पता होते। उसने कुछ रीमिक्स किया था उसको, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था, ठीक है। तो गाइज मतलब मार्केटिंग मार्केटिंग होती है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो उन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया था लोगों की ओपिनियन बदलने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता उसमें कितना सच है, बट ये ऐसा माना गया था कि अचानक पोल्स उसी की वजह से बदले। अब दूसरा अगर मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल दूँ, तो इंडिया में कोबरा पोस्ट करके एक ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली। अब इंडिया में अगर पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो नॉर्मली हम लोग सेलिब्रिटीज़ को इसलिए एसोसिएट करते हैं क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ा होता है। अब सलमान खान अगर एक ट्वीट कर दे तो सलमान खान की ट्वीट आराम से हज़ारों लोग पढ़ लेंगे, वो कंट्रोवर्शियल हो ना हो तो भी पढ़ लेंगे। तो गाइज डिजिटल मार्केटिंग का या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये इम्पैक्ट होता है। तो कोबरा पोस्ट का जो मैं बात कर रहा था अभी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सीक्रेटली बहुत सारे फेमस स्टार्स को रीच आउट करने की कोशिश की, और काफ़ी पॉपुलर स्टार्स थे उसमें। और उन्होंने कहा कि हम या तो बीजेपी से है, या तो हम ये पर्टिकुलर फलाना ढिमकाना कंपनी से है, पॉलिटिशियन पार्टी से है। ये मतलब बेसिकली ये इम्पोस्टर की तरह गए वहाँ पे कि हम लोग इस पार्टी से है और हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे लिए महीने में इतने ट्वीट करने हैं। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप हमें 2 लाख दे दो, 1 लाख दे दो महीने का, और हम लोग हमारे इससे 3-4 ट्वीट्स करेंगे, 2-4 इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे और कहेंगे कि ये कंपनी अच्छी है, सॉरी ये पार्टी अच्छी है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, मतलब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं लोगों का ओपिनियन बदलने के लिए। हाँ मैं जानता हूँ ये नेगेटिव मार्केटिंग है, ये गलत है, बट बेसिकली इससे क्या प्रूव हो रहा है, जब सलमान खान जैसा इंसान कहता है कि मैं मतलब फिट रहने के लिए मैं पेप्सी पीता हूँ हर हफ्ते, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो ट्राई करेंगे एक्चुअली। अभी पेप्सी वाला एग्जाम्पल गलत है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर सलमान खान कहते हैं कि बाजरा खाने से ताकत बढ़ती है बॉडी में, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे जो सलमान खान के कहने से ही करने लग जाए। तो गाइज ये होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे आपकी कुछ पर्सनालिटीज़ कुछ कह दे, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मैं कोई पोस्ट डालूँ जो वायरल हो जाए, तो मैं उसके थ्रू लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ। दूसरा अगर मैं इसको अलग तरीके से एग्जांपल दूँ, तो अज्यूम कर लीजिए फेसबुक पे अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो, आपको लगता है कि कोई कुछ लोगों को रीच आउट करना है, आप ग्रुप बनाओ, आप उसमें मैसेज डालो। अगर आपके पास कुछ हज़ारों लोग हैं उसमें, तो एक मैसेज 1000 लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर 1000 एक्टिव नहीं, कम से कम 150-200 तो एक्टिव होंगे, शायद आपका काम हो जाए। तो गाइज ये सारे मीडियम आजकल यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो काफ़ी सारे लोग करते क्या है,
आपने प्रोडक्ट्स बेसिकली एक पेज बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे और नीचे लिखेंगे डीएम मी फॉर डिटेल्स, डायरेक्ट मैसेज मी फॉर डिटेल्स बेसिकली, और आपके साथ वो वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो आप। बेसिकली क्या हो गया, आपकी ई स्टोर हो गया, जैसे कि आपका फिजिक ऑबलेट हो गया, या फिर ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन अगेन फुटवेयर्स बेस्ड है। सॉरी, आज फुटवेयर्स के बहुत एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मुझे। शायद मेरी वाइफ एक्चुअली शी इज़ अ शॉपोहॉलिक, और वो नॉर्मली ये फिजिक ऑबलेट एंड और ये सारे वेबसाइट्स पे से वो जूते चप्पल खरीदती है अपने लिए। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वो लोग करते क्या है, अपने बीच बीच में वो लोग अपने IGTV पे वीडियोस डालेंगे, अच्छी अच्छी चप्पलों के फोटो डालेंगे, और हो क्या रहा है, इंडिया भर में हज़ारों लोग उसको देख रहे, खरीद रहे, और माउथ टू माउथ मार्केटिंग तो हो ही रही है, इनकी ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो रही है, और उसके वजह से बहुत से लोगों को ये रीच आउट कर पा रहे हैं। तो गाइज ये एक तरीका हो गया आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये सारे प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक एंड ऑल, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अब गाइज बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो लोग अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स में वो आर्टिकल शेयर करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पोस्टिंग, जिसके थ्रू आप बहुत से लोगों को रीच करके उनको बता सकते हो कि ये मेरी वीडियो आप देखो, शायद आपको एक काम में आए। अगर आप रेलेवेंट ग्रुप में शेयर करो तो शायद और मार्केटिंग आपको मिले। जैसे कि अज्यूम कर लीजिए कि आप एक्रेलिक पेंटिंग करते हो, या फिर आप खाना अच्छा बनाते हो, तो आप कुकिंग वाले ग्रुप्स ढूंढो और आपकी कुकिंग की वीडियो अगर आप डालो उन ग्रुप्स में, तो शायद बहुत से लोग देखें और आपके व्यूज़ बढ़ जाए उस वीडियो पे। वैसे अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग करते हो तो आप पेंटिंग की वीडियो डालो, शायद बहुत से लोग वहाँ से देखकर आपके यूट्यूब चैनल पे आए और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, है ना। तो ये सारे तरीके होते हैं गाइस सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के। इसमें काफ़ी सारे पैसे भी दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कोबरा पोस्ट का जो ऑपरेशन हुआ था, लोग 2-2 3-3 लाख मांग रहे थे, और लोग कह रहे थे कि हमें तो ये पार्टी इसके लिए 2-2 लाख देने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो बेसिकली ये काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे डाला जाता है क्योंकि उतना रिटर्न्स मिलता है। अज्यूम कर लीजिए कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी है जिनके कुछ 10 मिलियन फॉलोअर्स है, अब वो मतलब कह भी दे कि कोलगेट बहुत अच्छी बात है, तो 10 मिलियन में से कम 6-7 मिलियन तो लोग देख लेंगे। और ऐसी जनता है कि मतलब जो लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको इन्फ्लुएंस करो तो उनको ओपिनियन बदलते समय नहीं लगता। तो ये एक तरीका होता है गाइस सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब मैं साइकोलॉजिकल मार्केटिंग में नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको सिर्फ इसके बारे में आइडिया देना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है। हम लोग देखेंगे जब डेमो में जाएंगे, प्रैक्टिकल में जाएंगे, तो इन चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग और ऑटोमेटेड मार्केटिंग क्या होती है। तो गाइज अगर मैं एफिलिएट और ऑटोमेटेड मार्केटिंग की बात करूं तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटेड मार्केटिंग के बारे में 2 मिनट 3 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट बात करते हैं, ये ज़्यादा इसमें बात करने लायक कुछ है नहीं, इसको ख़त्म करते हैं, फिर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार में डिटेल में बताऊंगा। तो गाइज अगर मैं ऑटोमेटेड मार्केटिंग की बात करूं तो ये मोर देन मार्केटिंग, इट इज़ एक ऐसा टास्क है जिसमें हम कुछ हमारी चीज़ें को ऑटोमेट करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। अब एक आपको एग्जांपल देना हो, अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे लाखों लोग मेरा कंटेंट देखते हैं, खरीदते हैं, जो कुछ भी है वो। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को एक मैसेज मिले, मैं कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और मैं अज्यूम कर लीजिए कि 4 दिनों बाद उसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहूँगा कि जितने मेरे ये सारे व्यूअर्स हैं उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो सारे आके उसको देखें। तो उनको नोटिफाई करने का तरीका या तो मैं उनको ईमेल भेजूँ, है ना, या उनको नोटिफिकेशन भेजूँ ऐप पे। तो ये नोटिफिकेशन जाता कैसे है, क्या मैं हर किसी को इंडिविजुअली भेजूँ? अगर लाखों है मेरे व्यूअर्स तो वो जो बेचारा इंसान भेज रहा है 4 दिनों में भेजते भेजते वो तो आधा हो जाएगा। तो कैसे करते हैं ये चीज़ें गाइस? इसके लिए ऑटोमेटेड मार्केटिंग होती है, जो आप जीमेल पे अगर आपने इस्तेमाल किया या कोई भी आपका ईमेल आईडी हो, मतलब इंजन हो, तो बेसिकली जब आप ईमेल किसी चीज़ को सब्सक्राइब करते हो तो आपको गूगल के नोटिफिकेशंस या फिर आपके बैंक के नोटिफिकेशंस या कोई आपने ऐप डाउनलोड किया था उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। वो बेसिकली ईमेलर्स होते हैं जो आपको बता रहे हैं कि यार देखो ये इवेंट हम कर रहे हैं या ये चीज़ हम कर रहे हैं, आप लोग अटेंड करो। तो ये ईमेलर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं ताकि आप तक वो मैसेज पहुंच पाए और आप शायद उसके ऊपर नोटिफाइड हो तो आप कन्वर्ट होके कस्टमर उस सो कॉल्ड ऐप के लिए, वेबसाइट के लिए आप बन जाओ। तो गाइज ये होती है आपकी ऑटोमेटेड मार्केटिंग। इसमें काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि कोई मुंडेन तरीके वो आप ऑटोमेट कर सकते हो, है ना। कुछ डेटा आपको चाहिए, वो फिजिकली अगर भरना हो तो उसमें टाइम लगेगा, आप उसको टूल्स के थ्रू भर सकते हो।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आपके फेवरेट ग्रुप्स में आप आपका वीडियो डालो, शायद लोग देखें, तो उसको मैन्युअली डालोगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। इसके लिए टूल्स भी होते हैं, आप उस टूल में डेटा डाल दो, वो 2 मिनट में सबको मिल जाएगा। तो गाइज, जब मार्केटिंग के लिए हम लोग ये ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए गाइज आप देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो गाइज अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो पैट फ्लिन ये एक आर्टिस्ट है जो कि बहुत पॉपुलर है और वो एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व है काफ़ी हद तक। उनका नेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे उनके बारे में, या फिर नहीं भी बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का ये डेफिनेशन दिया है। वो कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रोमोटिंग अदर पीपल्स और कंपनीज प्रोडक्ट्स। बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने कहा है कि यू फाइंड अ प्रोडक्ट दैट यू लाइक, यू प्रमोट इट टू अदर्स एंड अर्न अ पीस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच सेल दैट यू मेक। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप क्या करते हो, आप कोई ऐसा एक प्रोडक्ट देखते हो जो आपको पसंद है, आप उसकी मार्केटिंग करते हो, और अगर वो प्रोडक्ट कोई खरीदता है तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी डिसाइडेड शेयर है वो आपको मिलेगा। तो गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने काफी हद तक हम सब ने देखी है, जस्ट हम लोगों को इसका टर्म अब तक पता नहीं होगा, इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए नहीं हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की ही बात करूँ गाइस, तो मैं अगर आपको यूट्यूब पे एग्जांपल दे देता हूँ कुछ। अब इंडिया में अगर आप यूट्यूबर्स की बात करो तो आपके पास यूट्यूबर्स है, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर्स है जिनको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। जैसे कि आपका भुवन बाम हो गया, जिसे हम लोग बीबी की वाइन्स के नाम से जानते हैं। ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हो गया है उसके यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। अब वो सॉन्ग्स भी बनाता है और टेड टॉक्स में आके बात कर चुका है, काफ़ी सारे मतलब उसके एंडोर्समेंट्स भी हो चुके हैं। तो एक फेमस पॉपुलर पर्सन है अगर यूट्यूब की मैं बात करूँ तो। ऐसे ही काफ़ी सारे यूट्यूबर्स है गाइज। तो गाइज अगर मैं इन यूट्यूबर्स की बात करूँ, है ना, तो अगर आपने कुछ एक यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा तो आप देखते होंगे तो कुछ लोग तो डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, इस इंसान ने इसको स्पॉन्सर किया है और ये वो चीज़ करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक कर दीजिए। तो गाइज ये एक तरीके का एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। अब अज्यूम कर लीजिए कि आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है आपके। तो आप कोई भी वीडियो डालते हो तो 1.5 से 2.5 लाख लोग आराम से देख लेते हैं आपका वीडियो। ऐसा अगर आप अज्यूम करते हो कि मतलब इतनी आपके पिछले 10 वीडियोस का आपको ट्रैफिक आई है, तो कोई एक स्पॉन्सरर है जो आपके पास आता है, कहता है मैं आपको पैसे दूंगा। आप या तो मेरे इसकी माउथ टू माउथ मार्केटिंग करो, कहो कि ये वीडियो हमने स्पॉन्सर किया है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दे दीजिए, है ना, और उसको बेसिकली आप मतलब उसके ऊपर जितने क्लिक्स आएंगे आपके लिए उतना हम आपको पैसा देंगे, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि अज्यूम कर लीजिए कि मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि भुवन बाम के पास इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स है, अगर ये एक वीडियो डालेगा तो 10 लाख 20 लाख व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब 1-2 मिलियन व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो अगर मुझे जल्दी लोगों को रीच करना है तो मैं कहता हूँ कि भुवन आप जब अगली वीडियो डालोगे तो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात करना और कहना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आप फॉलो करो। अब उसमें से जितने लोग खरीदेंगे, अगर मेरी कुछ 500 रुपये की टी शर्ट है, मैं सबके पीछे अगर आपको 50 रुपये प्रॉफिट दूँ तो कैसे रहेगा। अब भुवन बाम को भी पता है कि यार 10 मिलियन मतलब 10 लाख लोग अगर देख रहे हैं, 20 लाख लोग देख रहे हैं, उसमें से अज्यूम कर लो कि मतलब कुछ गिने चुने 1,500 लोग भी क्लिक कर जाते हैं उस लिंक पे। 50 रुपये अगर मैं उनको दे रहा हूँ उसके, तो आप ही मैच कर लो कितना होता है 1,500, कुछ 75,000 के आसपास हो रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब सिर्फ वो एक माउथ टू माउथ मार्केटिंग करने का उनको उतना पैसा मिल सकता है। अब ये नंबर वेरी कर सकता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिकली गाइज ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली मैं एक एफिलिएट हूँ किसी प्रोडक्ट के लिए, मतलब मेरा खुद का एक ऑडियंस है और मैं इतने लोगों को रीच कर सकता हूँ। जो मैंने आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया ना, जैसे कि सपोज सलमान खान कहते हैं कि यार मैं मतलब तुम्हारा क्या थम्सअप का मैं एक लिंक डाल देता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में, अगर 4 लाख लोग क्लिक कर जाए तो मुझे इतना इतना प्रॉफिट दो। अब सलमान खान तो करेंगे नहीं, वो सीधा सीधा ब्रांड ही उठा लेते हैं, करोड़ों में कमाते हैं। मैं एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सलमान खान के इतने मिलियंस ऑफ फैंस है, सलमान खान एक लिंक डाले तो हज़ारों लोग लाखों लोग उस पर क्लिक करेंगे और कंपनी को उतना प्रॉफिट होने का चांस होता है। तो गाइज ये होता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग एक नटशेल में, ठीक है। तो पे पर क्लिक क्या होता है?
अगर मैं पे पर क्लिक की बात करूँ गाइज, तो मैंने आपको बताया सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपका कोई एक चीज़ है, जैसे कि आप मार्केट कर रहे हो, हमने डाइटिशियन का एग्जाम्पल देखा कि आपकी दुकान काफ़ी अंदर है तो शायद आप तक कोई पहुंचे ही ना, बट अगर आप बाहर बोर्ड लगाओ तो लोग जल्दी अंदर आ जाए, उनको पता चलेगा यार इस कोने में ऐसा काम होता है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जब हम करते हैं तो उसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि अज्यूम कर लीजिए कि मैं एक पाइथन पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है। अब पाइथन ट्यूटोरियल एक ऐसा कीवर्ड है जो कोई भी सर्च करे तो गाइज इतना वॉल्यूम है उसके ऊपर, क्योंकि बहुत लोग ढूंढते हैं। तो पाइथन पे हजारों लोगों ने आर्टिकल्स लिख रखे हैं। अब मैं डालूंगा तो क्या चांसेस है मेरा आर्टिकल रैंक करेगा, शायद ना करे। तो इस केस में गाइज अगर मैं मेरे पाइथन ट्यूटोरियल इस कीवर्ड पे पैसा लगाता हूँ, अब गूगल के अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे 6 रुपये पर क्लिक, 2 रुपये पर क्लिक, इतना पैसा पर क्लिक, ऐसे उनके कुछ चार्जेस होते हैं। तो गूगल को मैं कहता हूँ कि मेरा ऐड जो है आप इस पे दिखाइए और जितने उस पर क्लिक आएंगे मैं आपको पर क्लिक उतना पे करूंगा। तो गाइज इस चीज को कहा जाता है पे पर क्लिक, ठीक है। अब पे पर क्लिक हो गया, काफी आसान, इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक है नहीं, मैं डेमो में आपको दिखाऊंगा ये। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पब्लिक रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो गाइज पब्लिक रिलेशंस भी एक मार्केटिंग मीडियम है। मैं इसे डिजिटल मार्केटिंग मीडियम नहीं कहूँगा, बट अगर ये डिजिटल मीडिया के थ्रू किया जाता है तो फिर वो हो जाता है आपका डिजिटल मार्केटिंग मीडिया या फिर पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि पब्लिक रिलेशंस होता क्या है। गाइज ये बेसिकली इसका काम होता है ब्रांड बिल्डिंग करना। अब जैसे कि सारा अली खान की पहले मूवी आनी थी मार्केट में, तो क्या किया पापा सैफ ने हर जगह पे उनको लेकर गए साथ में, मतलब अपने जो शोज थे, जो अपना ये था, जैसे कि कॉफी विद करण में चले गए। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे थे। तो ये सैफ अली खान ने किया ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। गाइस हर एक जो पर्सनैलिटी होती है इनके साथ उनके पीआर एजेंट्स होते हैं, पब्लिक रिलेशंस एजेंट होते हैं, जो उनकी पब्लिक में एक इमेज बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी चीज़ भी है, आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। पर इसके अंदर होता है ऐसे कि लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ हम लोग बेसिकली कैसे मैच कर पाए इसकी कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी महाराष्ट्र में आ रहा है, तो महाराष्ट्र में जैसे कि आपकी झुनका भाकर होगी, फेमस है, वड़ा पाव है जो बहुत पॉपुलर है, पाव भाजी बहुत खाई जाती है ना। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे महाबलेश्वर एक पॉपुलर हिल स्टेशन है। तो अज्यूम कर लीजिए कि कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी किसी शो में बैठती है, ठीक है, या फिर वो किसी समारोह में आके कोई स्पीच दे रही है। अगर वो कहती है कि मुझे झुनका भाकर बहुत पसंद है, या फिर मैं मतलब महीने में एक बार मैं खुद के लिए कुछ मिसल पाव या वड़ा पाव बना लेता हूँ, या फिर मैं महाबलेश्वर घूमना प्रेफर करता हूँ, तो आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो। अगर मैं वही का रहने वाला हूँ, जैसे कि कोल्हापुर में अगर मैं रहता हूँ, अज्यूम कर लीजिए, तो कोल्हापुर में तो शायद मिसल पाव बहुत पॉपुलर है। तो वहाँ जाकर अगर कोई कहता है कि मुझे मिसल पाव बहुत पसंद है, मुझे उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो लोगों को लगेगा यार ये तो अपने जैसा ही इंसान है, लोगों के लिए उसके बारे में सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी बार गाइज जो कुछ भी हम लोग सेलिब्रिटीज़ को या पॉपुलर लोगों को कहते हुए देखते हैं, तो वो पब्लिक रिलेशंस के थ्रू स्क्रिप्टेड आता है, उनको बताया जाता है कि आप ये कह सकते हो। ये एक तरीका होता है। जैसे कि आप ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करते हो, ब्रांड मार्केटिंग भी करते हो, तो जब आप डिसाइड करते हो कि इस दिन ये लॉन्च करना है, इस दिन ये ऐसे प्लान करना है, गाइज ये भी आता है आपके पब्लिक रिलेशंस के अंडर। और अगर आप ये सब सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे पब्लिक रिलेशंस थ्रू सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया मोड्स, ठीक है। तो ये भी एक आपके डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है। तो दोस्तों मैंने क्या कर लिया है ना, मैंने अपना कंसोल ओपन कर लिया है। अब कंसोल मतलब मैं मेरा गूगल ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ। कंसोल कहने की आदत इसलिए लगी क्योंकि मैं काफ़ी सारे टेक्निकल सेशंस भी लेता हूँ, तो उसमें नॉर्मली हम लोग क्लाउड कंसोल्स यूज़ करते हैं। कोई नहीं, ये मेरा गूगल ब्राउज़र है। तो गाइज हम लोग ना अभी थोड़ा एसईओ के बारे में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एसईओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और उसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सबसे पहला तरीका होता है इसे बिना पैसे दिए मैं कैसे करूँ, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज मैं बहुत ही रैंडम सर्च करूँगा। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड एंडोर्समेंट या कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे।
प्लीज़। तो मतलब कोई भी कॉपीराइट्स का मैं ये नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं रैंडम कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ मतलब उसे उस नज़रिए से परसीव ना करें। चलिए अगर मैं ढूंढूं तो चलिए थोड़ा एक ऑफ टॉपिक चीज़ ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ढूंढूंगा गाइस वो रहेगी टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया ही ढूंढ लेते हैं। चलो ये आ गया ना सजेशन में। तो देखिए गाइज मुझे ना एक रिजल्ट आया, मतलब ये देखिए कि इस चीज के ऊपर विद इन 0.6 सेकेंड मुझे ये 12, 20 और 50 मतलब 20 लाख, 12 करोड़ 20 लाख रिजल्ट्स मिले टॉप 10 बाइक्स इन इंडिया के ऊपर। मतलब इतने लोगों ने इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ या तो ऐड दिया है या आर्टिकल लिखा है। फर्स्ट सजेशन जो मेरा रैंक कर रहा है गाइस यहाँ पे वो है बेस्ट बाइक इन इंडिया। ये कोई 2 व्हीलर इंश्योरेंस कंपनी है जिनका ये जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है यहाँ पे। वैसे ही देखिए गूगल भी आपको सजेशन देता है, मतलब लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो इसमें आपका जवाब है कि अगर आपको इधर जवाब नहीं मिल रहा है तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, बट पहले मतलब समझने की कोशिश कीजिए जितना आप ग्रैस्प कर सकते हो, वरना हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई गाइस बेस्ट बाइक्स इन इंडिया 2020। अब इस इंसान ने काफ़ी समझदारी से यहाँ 2020 डाल दिया, मतलब जो भी सर्च करेगा अगर कोई देख रहा है कि इस साल सबसे अच्छी बाइक कौन सी, तो शायद उसको ये रिजल्ट जल्दी मिले। बेस्ट बाइक्स इन 2020, टॉप 10 मोटरसाइकिल्स, बाइक देखो जिगविल्स। गाइस अगेन मैं इन चीज़ों की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये रैंडमली डाला है, ठीक है। पॉपुलर बाइक्स इन इंडिया 2020 मोस्ट पॉपुलर बाइक्स कम्यूटर्स, और ये किसका है, ये carrandbike.com करके है कुछ। तो गाइज इन लोगों ने क्या किया ना, आर्टिकल्स लिखे हैं बट इनके ऑप्टिमाइज ऐसे हुए हैं कि वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ रहे हैं या फिर जल्दी नज़र आ रहे हैं। गूगल समझ पाता है कि अच्छा आर्टिकल इसको लोग ढूंढ रहे हैं और वो उसको रैंक कराता है। तो गाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम ही यही होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको क्या क्या करना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा आराम से बात करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है कि आप, हम लोग थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले मैंने जब बात की थी मैंने कहा था कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। ये सवाल आपको पूछने हैं, क्यों, किसके लिए, कैसे, है ना। तो अज्यूम कर लीजिए कि हमको कोई आर्टिकल लिखनी है आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक पर्पस ढूंढने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल अगर मुझे लिखना है इंडिया में, तो मतलब मैं मेरी ऑडियंस अब मैं डिसाइड करूंगा। अब मेरी जो आर्टिकल है, अज्यूम कर लीजिए कि मैं इसी के ऊपर बाइक्स के ऊपर ही मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरा काम ये रहेगा कि मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को आर्टिकल क्या लिखना है, बाइक से रिलेटेड मुझे आर्टिकल लिखना है। मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। दूसरा, मेरी ऑडियंस कौन सी है, तो शायद मैं इंडिया के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा, अब मैं कैसे रीच आउट करूंगा, मेरे को आर्टिकल लिखना है और मैं गूगल पे उसको रैंक कराना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस या किसी वेबसाइट के थ्रू। तो मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया है। अब बाइक्स पे तो मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिख सकता हूँ। अब मेरे को देखना यह है कि अगर मैं बाइक्स पे लिखूँ तो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे उस आर्टिकल को। तो उसके लिए एक तरीका होता है गाइज, मैं टूल्स यूज करता हूं जिससे मुझे वॉल्यूम सर्च मिलता है कि स्पेसिफिक मतलब कीवर्ड के लिए वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखने में सेंस बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो गाइज चलिए बाइक्स के ऊपर ही हम लोग ढूंढ लेते हैं। इसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा गाइज, Ahrefs करके एक टूल है। ये पेड टूल है, ये फ्री टूल नहीं है गाइज, ये पेड टूल है। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स है जैसे कि ऊबर सजेस्ट हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया। तो इन सारे टूल्स पे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सा डेटा मिलेगा आपको कि क्या क्या कीवर्ड्स है। देखिए मतलब क्रॉल, रीडायरेक्ट्स, ये थोड़ा ऑफ पेज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये वेबसाइट स्क्रैपिंग कहते हैं इसको, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। पर हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगा और देखिएगा ये मेरे को ऑप्शन देता है। मुझे गूगल सर्च करना है, यूट्यूब सर्च करना है, अमेजॉन, बिंग, याहू, यैंडेक्स और भी है, बट मुझे नहीं लगता, मोस्टली लोग इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं बाइक्स को क्या वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइज, मतलब एक महीने में लगभग 14,000 लोग दुनिया भर में देखते हैं और इंडिया में
कुछ 2.6, ठीक है, इतना मतलब 2.6 हजार लोग एक महीने में सर्च करते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मुझे सजेशन मिलेगा। अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया इन 2019 को 4200 वॉल्यूम है, मतलब एक महीने भर में कम से कम 4000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। और भी हो सकते हैं बट कम से कम इतने लोग सर्च करते हैं। मैं और थोड़े कीवर्ड्स ट्राई करता हूँ गाइस, जैसे कि बाइक्स इन इंडिया सर्च करता हूँ। अब देखिए वॉल्यूम कम हो गया है ना। वैसे ही अज्यूम कर लीजिए मैं और कीवर्ड्स ढूंढता हूँ, जैसे कि पाइथन, ये एक बहुत ही हाई वॉल्यूम। पर गाइस एक गलती हो गई है, देखो ये जो है ये यूट्यूब के सर्चेस दिखा रहा है, मुझे सर्च चाहिए गूगल के लिए। अब जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ गाइस, देखिए मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारी, जैसे अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया गूगल पे 18,000 लोगों ने ढूंढा है, यूट्यूब पे 4,200 ने। मतलब अगर मैं वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पे डालूं तो 4,000 कम से कम लोग उसको देख सकते हैं, इतने लोगों को रीच आउट हो सकता है। होगा ही ऐसा जरूरी नहीं, बट हो सकता है क्योंकि इतने लोग उसको ढूंढते हैं। अगर गूगल की मैं बात करूं तो 18,000 लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं गाइस, तो ये उसको आपको पता चल रहा है। और ये टूल देखिए आपको सारा ब्रेकअप देता है कि इंडिया में इतने, यूएई में इतने, यूनाइटेड स्टेट्स में इतने इतने लोग ढूंढ रहे हैं इस कीवर्ड को। आपको डिफिकल्टी भी देता है कि ये हार्ड कीवर्ड है गाइस। हार्ड मतलब कितने कंपटीशन है उसके ऊपर। वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम 63 वेबसाइट, मतलब 63 वेबसाइट से अगर लोग ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपका आर्टिकल जल्दी रैंक करेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब पाइथन जैसा अगर मैं कीवर्ड डालूं तो यहाँ पे देखिए कितना, मैंने बताया था कि पाइथन बहुत ही हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। देख रहे हो 4.1 मिलियन सर्च है, इंडिया में 6 लाख लोगों ने ढूंढ लिया उसे। सुपर हार्ड 95%, मतलब 1,391 लोगों का बैकलिंक मिले तो शायद वो रैंक करेगा जल्दी, ऐसा कह रहे। मतलब कंपटीशन उतनी ज्यादा है गाइस। तो जब आप रिसर्च करते हो तो पाइथन पे लिखोगे तो जस्ट बिकॉज बहुत लोग ढूंढ रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो रैंक करेगा। आप ये भी देखो कि कितना मुश्किल है उसको रैंक कराना, मतलब कितने लोग उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो ऐसे आपको रिसर्च करना है। अब बाइक्स इन इंडिया तो मेरे को सही लगा कीवर्ड, वॉल्यूम भी डिसेंट है, उसका कॉम्पिटिशन भी डिसेंट है, तो मैं अभी भी इसके ऊपर रैंक कराने के मेरे चांसेस है। तो गाइज अगर बाइक्स इन इंडिया अगर मैं सर्च करता हूं तो मेरे को टॉप रिजल्ट वही मिल रहा है, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, है ना। तो मतलब अगर मैं ऐसा आर्टिकल लिखता हूं कि अपकमिंग बाइक्स क्या है इंडिया में, तो मुझे रैंक करने का ज्यादा चांसेस मिलेगा। और आगे मैं 2020 ऐड करूं तो वो मेरा मार्केटिंग प्रपोजिशन हो गया। तो गाइज मैं ऐसे टाइटल और टॉपिक डिसाइड कर सकता हूं। तो गाइज अगर इसी कीवर्ड को मैं ढूंढूं, अपकमिंग, मेरा कैप्स ऑन हो गया था, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए सबसे पहला रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2020-21, मतलब बहुत चांसेस है मैं इसी पे क्लिक करूं। क्यों? क्योंकि ये मुझे इस साल का दे रहा है डेटा, है ना। और गाइस एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, इसमें एक भी ऐड नहीं है। ऐड होती तो आपको पता चल जाता कि ऐड है, तो किसी ने इसके ऊपर ऐड रन नहीं किया है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है गाइस, मैं एड्स के बारे में बात करूंगा, आप चिंता ना करें, बट पहले इसको समझ ले। तो गाइस देखिए मुझे यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं है, मतलब ये आर्टिकल नेचुरली रैंक कर रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये लोग खुद इसके ऊपर क्लिक करके जा रहे हैं, ना कि ये ऐड किसी ने थ्रो किया और मैं गलती से ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको अगर ऐड का एग्जाम्पल दिखाना ही है तो मैं दिखा देता हूँ। चलो पाइथन पे डेफिनेटली कोई ऐड होगा, बहुत ही पॉपुलर नहीं यार, कभी कभी ये होता है गाइस, मैं कोई कीवर्ड्स टाइप करता हूँ और कुछ ऐड ही नजर नहीं आता मुझे उसके ऊपर। पाइथन ट्यूटोरियल ट्राई कर लूँ, शायद उसके ऊपर कोई ऐड दिया होगा। अभी भी ऐड नहीं है, सरप्राइजिंग है। कोई नहीं, करते रहेंगे हम लोग कोशिश, एड्स आती रहेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी हमें ऐड। ये देखिए गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऐड किसी ने डाला है, देखिए एडी लिखा है यहाँ पे, मतलब ये ऐड है, या फिर यहाँ पे एक येलो साइन होता है वो भी प्रूव करता है कि वो ऐड है। सेकंड भी ऐड है गाइस, मतलब देखिए अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्च कर रहा हूँ तो पहले दो रिजल्ट्स मेरे लिए तो ऐड ही आ रहा है। बहुत से लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, वो लोग क्लिक कर देंगे समझ के कि ये बेस्ट इंफॉर्मेशन है, बट ये ट्रू नहीं है, ये किसी ने ऐड दी है इसलिए वो ऊपर रैंक कर रहा है। रियल में क्या रैंक कर रहा है गाइस, विकीपीडिया का ये आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्क होता है गाइस ऐड और नॉन ऐड वाले में। अब यहाँ पे तो ऐड नहीं है, यहाँ पे ऐड थी, तो इस केस में अगर आपका कीवर्ड नेचुरली रैंक कर रहा है तो शायद वो नीचे दिखे। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐड थ्रो कर रखा है, हाई चांस है कि लोग ऐड वाले उसके ऊपर जल्दी क्लिक हो जाए, ठीक है। अब गाइज और एक चीज, गूगल बहुत सी चीजें कंसिडर करता है इस चीज को रैंक कराने के लिए। अब जैसे कि हम लोगों ने बाइक्स ढूंढी थी थोड़ी देर पहले, मैं वापस आपको बाइक्स का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां मुझे कुछ नजर आया था।
देखिए गाइस, जब बाइक्स इन इंडिया में ढूंढता हूं तो मुझे क्या मिलता है ना, न्यू बाइक्स इन इंडिया। मुझे यहाँ देखिए गूगल ने एक इमेज दे दी, कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो गाइस मतलब गूगल जो है ये एक मशीन है, इसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम चलता है, उसके हिसाब से वो शॉर्ट लिस्ट करता है। वो तो खुद पढ़ता नहीं आर्टिकल कि भाई इसने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है तो मैं इसको रैंक करा दूं। ऐसे वो वर्क नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, गूगल क्या करता है, गूगल बेसिकली कुछ पैटर्न्स स्टडी करता है। एक कि जो इंपॉर्टेंट सर्च वॉल्यूम्स है, अब मैंने न्यू बाइक्स इन इंडिया लिख तो दिया है आर्टिकल, बट उसमें ऐसे कितने मैंने सब पॉइंट्स यूज किए जो लोग वो भी ढूंढ रहे हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, पहले तो मेरा टाइटल मैंने फिक्स कर लिया था अपकमिंग बाइक्स इन 2020 या फिर इन इंडिया, वो तो मेरा टाइटल रहेगा, ठीक है। उसके अंदर भी गाइस देखो, शायद ये सारे कीवर्ड्स है जो लोग ढूंढ रहे हैं, और ये इसने अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, या फिर ये टेबल में भी हो सकता था। तो गूगल को जो है ना, टेबल्स बुलेट पॉइंट्स ये अच्छा लगता है। तो अगर ऐसे आप आपके आर्टिकल में डालोगे तो उसको रैंक कराने के चांसेस है। इसलिए तो उसने इस आर्टिकल का डायरेक्ट स्निपेट में दिखा दिया। मतलब ये बता रहा है कि ये आर्टिकल रैंक तो कर ही रहा है, इसमें इन पॉइंटर्स पे बात की और मोर आइटम्स। तो एज अ यूजर आपको तो ये भी पता चल गया कि यही है, ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका हूँ और शायद मैं इसके ऊपर क्लिक करने के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर मैं इमेजेस या वीडियो डालता हूँ तो वो भी एक चांस है। अब मैं अज्यूम कर लीजिए मेरे आर्टिकल में मेरे पास कोई वीडियो है सेम टॉपिक पे, वो मैंने ऐड कर दी, तो गूगल क्या बोलेगा, देखो यार इस बंदे ने ये वीडियो बनाया है, इस आर्टिकल के अंदर वो वीडियो है, तो लोग इसको दोनों को ज़्यादा सर्च करेंगे, इसलिए गूगल उसको भी रैंक कराता है। कभी कभी गूगल इमेजेस भी कंसिडर करता है कि यार इस आर्टिकल में ये आर्टिकल अच्छा है, सारे पैरामीटर्स मैच कर रहा है, और ये इमेजेस है जो रेलेवेंट है। अब मैं बाइक्स देखता हूँ, इसमें शायद कोई ऐसी बाइक हो जो मुझे पसंद आए, है ना, और वो बाइक पसंद आने की वजह से वो इमेज देखकर ही मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं नीचे क्या लिखा है। तो गाइज ये हो गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगर आप एक आर्टिकल को ओपन करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए इमेजेस डाल के डायरेक्ट प्राइसिंग दे रखा है इन्होंने, है ना। तो ये आर्टिकल को तो आप छोड़ दे, ऐसे आर्टिकल नहीं देखे जाते नॉर्मली। हमने क्या क्लाउड कंप्यूटिंग भी ढूंढा था कहीं पे, बराबर है। वापस चलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे थोड़ा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल आर्टिकल रहेगा आपके लिए। तो गाइज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है, ये भी एक रैंक कर रहा है। तो देखिए आते से इमेज डाली है इस इंसान ने, और देखिए सारे पॉइंटर्स अच्छे से लिखे हैं, मतलब प्रॉपर हेडिंग है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो उसका भी ठीक है। फिर बाद में उन लोगों ने हर जगह पे ऐसा कीवर्ड स्टफिंग किया है जो शायद गूगल को सर्च करने में आसानी मिले, और हर जगह पे प्रॉपर हेडिंग्स है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, पैराग्राफ्स है। तो आप जब आर्टिकल लिखते हो तो ये सारे पॉइंटर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो इन लोगों ने देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि पीपल ऑल्सो आस्क, ऐसे क्वेश्चंस गूगल थ्रो करता है। अगर आप इधर आओगे, नीचे आओगे, तो कहीं ना कहीं मिलेगा, देखो पीपल ऑल्सो आस्क फॉर दिस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे आर्टिकल लिख रहा हूँ और अगर उसमें मैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करके उनको एक्सप्लेन करता हूँ, तो शायद मेरे आर्टिकल को लोग और भी ढूंढे, क्योंकि लोग मेरे टाइटल को भी ढूंढ रहे हैं और अंदर जो सब हेडिंग्स है उसके ऊपर भी काफी सर्च वॉल्यूम है, तो लोग उसको भी ढूंढ सकते हैं। इमेज दिया है, काफी कुछ इमेज से अच्छे से समझाया है ना। और देखिए गाइस क्लिकेबल लिंक्स है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप अगर क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि लोग आप ही के वेबसाइट पे रहे या आपके प्रोडक्ट के पास जाए, तो दो तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। एक, मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ऐसा मतलब लिंक डालूंगा कि जो मेरे वेबसाइट पे ही रख रहा है, तो गूगल देखता है कि इंसान 20 मिनट इसी वेबसाइट पे था, तो गूगल को लगता है ये वेबसाइट अच्छा है। अगर मैं एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाता हूँ और दोनों उसी वेबसाइट पे, तो गूगल क्या सोचता है, अरे एक इंसान ट्रांजिशन भी कर रहा है तो इसी वेबसाइट पे कर रहा है, मतलब ये वेबसाइट इसको जो चाहिए वो दे रही है। तो उससे भी आपका रैंकिंग बढ़ता है, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को एज ए लेजिट कंसिडर करता है। अगर वेबसाइट पे कुछ कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने तुरंत छोड़ दिया या किसी और वेबसाइट पे चले गए आप, तो गूगल को क्या लगता है, अरे यार ये कंटेंट जो है यहाँ से लोग दूसरी तरफ भाग रहे हैं, शायद ये उतना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ डालोगे कि जो आप ही के वेबसाइट पे रखे, तो वो लिंकिंग भी मैटर करती है। या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे आपने आर्टिकल लिखा है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका लिंक आप डाल दो, तो वो क्लिक करके आपके ही डोमेन पे वो सर्कुलेट करता रहेगा, पॉसिबली आपके लिए वो कस्टमर बन जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए जेडी नेट का ही आर्टिकल है, वो ओपन हो गया है, बराबर। अगर मैं बैक करता हूँ तो वापस मुझे मेरे पुराने पेज पे वो ले जाता है। तो गाइज ये मुझे जेडनेट के जो भी है, ये मुझे पता नहीं है क्या है, उसी के पेज पे ये मुझे धीरे धीरे खेलने को ये कर रहा है। तो अगेन गाइज ये एक एग्जाम्पल है, मैं किसी भी चीज़ की कोई भी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ,
मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेसिकली आप जब भी कोई आर्टिकल बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो ऐसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब जब आप लिखते हो तो इस तरीके से आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक मीडियम, एक सोर्स। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कीवर्ड स्टफिंग करोगे, आप सही तरीके से टाइटल यूज़ करोगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो टाइटल यूज़ किया है, बाइक्स इन इंडिया एक्सपेक्टेड लॉन्चेस इन 2021। अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे, अच्छा इन्होंने यहाँ तो टाइटल नहीं नज़र आ रहा है, बट बहुत से केसेस में लोग क्या करते हैं, आपके टाइटल के आगे एक पाइपलाइन ऐड करके, देखिए ये ऑटो कार इंडिया का आर्टिकल है, तो उन्होंने क्या किया, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया, ऑटो कार। तो ये ब्रांड मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अपने ब्रांड का रिकॉग्निशन बढ़ा रहे हैं ब्रांड का नाम डाल के। तो जब आप एसईओ करते हो गाइस, तो इस तरीके से आपको एसईओ करनी होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक एसईओ क्या है वो समझ आइए। दूसरे फैक्टर जब आप करोगे तो आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि आपके आर्टिकल्स की लेंथ कितनी बड़ी है, जो रैंक कर रहे हैं उनका लेंथ क्या है, और वो क्या क्या चीज़ें डाल के उनको सही तरीके से रैंक करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी जब आप एक आर्टिकल लिखोगे, और जब आप स्पेशली उसको ऑप्टिमाइज करोगे। इमेजेस ऐड करना ज़रूरी है, वीडियोस ऐड करना ज़रूरी है, सही तरीके से आप उसमें लिंकिंग ऐड करो, और अगर आप लिंकिंग भी सही तरीके से ऐड करो तो भी उसके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब गाइज आगे बढ़ते हैं और थोड़ा यूट्यूब पे मार्केटिंग कैसा होता है वो भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सोर्स को तो मैं, अभी तो ये मेरा ग्रेट लर्निंग का लॉग्ड इन है गाइस, क्योंकि ये हमारे ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स है। मैं एक इनकॉग्निटो भी ओपन करता हूँ जहाँ पे मुझे नॉन साइन इन रिजल्ट मिलेंगे, मतलब मेरे प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे कोई सर्च नहीं होता गाइज। और एक चीज़, नॉर्मली कीवर्ड्स के लिए सर्च ऐसे भी किया जाता है। अज्यूम कर लीजिए मैं आर्टिकल लिख रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं बाइक्स देखा, मुझे सजेशन आ गए। तो मतलब ये सारे कीवर्ड्स है जो गूगल को लगता है कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप इनको भी अपने आर्टिकल में, वीडियो में इंक्लूड कर सकते हो। ये होती है आपका सर्चिंग का प्रोसेस। अगर अब मैं यूट्यूब की बात करूँ गाइस, तो अज्यूम कर लीजिए, देखिए वापस मैं ढूंढता हूँ टॉप 10 मोबाइल्स। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने किया सजेस्टेड प्रोडक्ट्स, पहला आ गया मेरा ऐड। तो बेसिकली ये वन प्लस वालों को पता है कि टॉप 10 मोबाइल्स में हमें हमारा ऐड दिखाना है, तो इस कीवर्ड पे उन लोगों ने इस ऐड को थ्रो कर दिया। गाइज मेरे पास विड IQ करके एक टूल है, ये आपको यूट्यूब में नहीं नज़र आएगा आपके, ये मैंने इंस्टॉल किया है अलग से, मेरे पास एक पेड वर्जन है, तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप फ्री वाला डाउनलोड करके उसका प्लगइन अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज देखिए, अगर मैं विड IQ की बात करूँ तो ये क्या बता रहा है, टॉप 10 मोबाइल्स, इसके हाईएस्ट व्यूज़, मतलब जो वीडियो है जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ है वो ये है। ठीक है, कुछ 48,05,556 व्यूज, एवरेज व्यूज 12 लाख कम से कम आ जाती है, ऐसा इनका कहना है। एवरेज सब्सक्राइबर्स इतनी होती है इस कीवर्ड के लिए, और ये उसका कुछ बाकी डेटा है। तो जो आर्टिकल्स है उनके बारे में ऐसे इन जनरल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर मैं कोई स्पेसिफिक आर्टिकल ओपन करता होगा, लेट्स अज्यूम कि ये अभी इनके लिए रैंक कर रहा है, देखिए 92% उसका लाइक्स टू डिसलाइक्स रेशियो, मतलब हर 100 लोगों में 92 लोगों ने उसको लाइक किया है। तो गाइस जब आप ये ऐसे टूल्स इंस्टॉल करते हो तो आपको आपके वीडियोस की भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ, अब ये देखिए, इसके ऊपर यूट्यूब पैसा कमा रहा है ये ऐड थ्रो करके, है ना। तो मतलब ये किसी ने ऐड दी तो उनको 4-5 मिनट ऐड दिखाने का पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये इग्नोर करते हैं हम लोग, ये ऐड में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली गाइज ये अगर मैं देखूँ तो वो ऐड थी, देखा आपने, किसी ने उसके ऊपर एक ऐड थ्रो की थी और वो ऐड जो थी वो प्ले हो रही थी। ठीक है, तो गाइज अगर मैं बात करूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इन लोगों ने कुछ पॉपुलर टैग्स ऐड किए, इनको हैशटैग्स कहते हैं हम लोग, जो आपके वीडियो को रैंक करने में हेल्प करता है। अब देखिए एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा गया है यहाँ पे जो बता रहा है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में, और नीचे देखिए फॉर बिजनेस क्वेरीज, ईमेल आईडी और अपना क्लिक इन आईडीज दिया। तो मतलब जिसने किसी ने ये वीडियो देखा टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान क्या करेगा,
अगर उसको कुछ देखना है, पसंद आए, तो यहाँ क्लिक करके शायद या तो सब्सक्राइब करेगा या फिर और उनका कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पसंद है मैं देखूंगा, है ना। ये मैं ऐसे सेंटिमेंट एनालिसिस करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये कीवर्ड्स पे इन लोगों ने इस वीडियो को रैंक करने की कोशिश की है। तो गाइज ये था मेरा टॉप 10 मोबाइल्स। अगर मैं इधर आऊँ वापस इनकॉग्निटो में और मैं सर्च करूँ टॉप 10 मोबाइल्स, तो ये मुझे अनफिल्टर्ड सर्च देगा, ठीक है। देखिए वापस यही वीडियो, मतलब ये रैंक कर रहा है। तो मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल सकता है, मैं ये देख सकता हूँ कि इसने इस कीवर्ड पे क्रिएट किया है, कैसे इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है, और अकॉर्डिंगली मैं मेरा वीडियो बना सकता हूँ, मैं मेरा कंटेंट अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे मुझे उसको मार्केट करना है, कैसे मुझे प्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाए हैं, और अगर 1.8 मिलियन इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अगेन इसकी कुछ मुझे अच्छी चीज़ें जो लगी है वो ये टाइटल हो गया गाइस, ठीक है। अब टाइटल में आप देखिए क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बेसिकली 10,000 बजट। तो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है कि टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन्स। तो गाइस शायद मोबाइल फोन्स या फिर टॉप 10 मोबाइल फोन्स का वॉल्यूम अच्छा होगा। अंडर 10,000 उसने अज्यूम किया कि लोग इसे ढूंढते हैं। ये फ्लैश साइंस और अगस्त 2020, मतलब डेट्स, वो हर चीज़ एकदम स्पेसिफिकली बता रहा है कि लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी एकदम अच्छे से उसने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या है। अब देखिए 7,000 लोगों ने कमेंट किया है, और देखिए बहुत सारी जगह पे उसने बिटली लिंक्स ऐड की गाइस। तो बिटली क्या करता है ना, बिटली में जब आप लिंक शॉर्टन करते हो तो उसको लिंक को सिर्फ छोटा करना उसका पर्पज नहीं होता, उसमें आप सारे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि कोई भी अगर एक बिटली लिंक की आप बात करते हो तो बिटली क्या करता है, आपकी यूआरएल को छोटा करता है। आप अज्यूम कर लीजिए कि अमेजोन की एक यूआरएल है जो बहुत बड़ी है, ठीक है, 2 लाइन इतनी बड़ी एक यूआरएल है, मैं उसको बिटली से छोटा कर सकता हूँ। और मुझे करना क्या है, वो जो यूआरएल है उसके आगे मुझे मेरे पैरामीटर्स डालने कि सोर्स क्या है, अज्यूम कर लीजिए विशाल पड़घन। दूसरा क्या मतलब क्या कैंपेन है मेरा, यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। और कहाँ से आ रहा है ये, मेरे एक्स वीडियो से ये आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं बिटली करता हूँ और जितनी बार लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे बिटली में वो डेटा अपडेट होता है कि 3,000 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। तो ये जो कोई भी इंसान है जो इसके ऊपर क्लिक कर रहा है गाइज, शायद ये हो सकता है ऐसे कि बेसिकली वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों की वो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मुझे देखो फ्लिपकार्ट की वो वेबसाइट पे मुझे लेकर जा रहा है। बेसिकली मतलब वो मुझे बता रहा है कि अगर आपको इस फ़ोन के बारे में जानना है तो आप इधर आइए, और अगर मैं इस मोबाइल को ख़रीदता हूँ तो शायद ये फ्लिपकार्ट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मैं अजम्पशन कर रहा हूँ ये गाइस। तो ये जो कोई भी चैनल ओनर है प्लीज़ नोट कीजिए, मैं आपका कंटेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों को तरीके बता रहा हूँ। तो अगर मैं कोई भी पॉलिसी ब्रीच नहीं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। बट गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, और कैसे हम लोग एक कंटेंट को जो है उसको हम लोग मतलब मार्केट कर सकते हैं। तो गाइज इसमें काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप लोग कर सकते हो काफ़ी आराम से और काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग जो है या फिर आपके बाकी मार्केटिंग के जो फॉर्म्स है, इसमें बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, काफ़ी कुछ है जो सीखा जा सकता है। जो यूट्यूब का मैंने बताया, जब आप वीडियो बनाओ तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो कि टाइटल क्या है, उसी के लिए आप लोग वापस Ahrefs में जाके आपके कीवर्ड को अच्छे से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इस केस में अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब को स्विच करूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो सब मुझे यूट्यूब के लिए वो रिजल्ट देगा, और अकॉर्डिंगली मैं मेरा कीवर्ड डिसाइड करूँ, वैसे मैं वीडियो बनाऊँ, और ये सारी चीज़ें जो है मैं अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ करूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें मेरे टैग्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ। और जो कि ये आपके टूल्स है ऐसे, वो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी तुरंत दे देंगे कि मतलब आपका क्या क्या फैक्टर्स है जो आप चेंज कर सकते हो। टाइटल सही है, टैग सही है, डिस्क्रिप्शन सही है क्या, आपने एंड कार्ड्स ऐड किए क्या, एंड स्क्रीन्स है क्या, रेजोल्यूशन अच्छा है क्या थंबनेल का, कहाँ कहाँ आपने उसको शेयर किया, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कहाँ से क्लिक किया। तो ऐसे भी बहुत से टूल है जैसे कि विड हो गया, विडुली हो गया, जो आपको इन सारी चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन देगी। तो डेफिनेटली जब आप वीडियोस बनाएं, आर्टिकल्स बनाएं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंसिडर करें और फिर अकॉर्डिंगली जाके आपका कंटेंट आप बनाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। अगर इस टॉपिक की बात करें गाइज, इस कोर्स की अगर बात करें तो इस कोर्स में हमें जो देखना था काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें अपने तरफ से भी खुद इंप्लीमेंट करेंगे। क्विकली आपको एक समरी दे दूँ मैं,
इस वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, वो क्या होती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अलग कैसी होती है। हमने काफ़ी सारे उसके टाइप्स देखे, कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, पेपर क्लिक, ऑटोमेटेड मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और बहुत सारी बातें। और फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करके भी देखी और कुछ चीज़ें समझ के भी देखी। अब आर्टिकल बनाकर मैं आपको रैंक करके तो नहीं दिखा सकता, बट बहुत सी बेसिक्स मैंने आपको उसमें बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स से आपको कुछ नया सीखने को मिला। इस कोर्स को मैं यही समाप्त करता। थैंक यू।